जय हो। नमस्कार, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM और लगातार आप वसुंधरा में जिस तरह से सुन रहे हैं अलग अलग तरह के सत्र, उसमें आपकी रुचि हमें और प्रोत्साहित कर रही है और हमारा उत्साह भी बढ़ रहा है और जिम्मेदारी भी हम सबकी साझी बढ़ती जा रही है। हम आज बात करने जा रहे हैं कार्यक्रम वसुंधरा में हमारे आज के मेहमान डॉक्टर हीरालाल जी के साथ, जो कि एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं और एडिशनल मिशन डायरेक्टर हैं नेशनल हेल्थ मिशन उत्तर प्रदेश में। और इससे पहले आप बांदा में DM रहे हैं और उनके बहुत से ऐसे प्रयोग हैं जो पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न आयामों पर काम करने वाले रहे हैं। उनके परिणामों के साथ हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरह से प्रयासों को प्रतिफलित कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा परिणाम को लाकर अपनी आने वाले समय की बड़ी चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं, जो इस समय भी हमारी बड़ी चुनौती हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं प्लास्टिक मुक्त जीवन की। हालांकि ये सोचने में मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब हम सुबह उठते हैं तो टूथब्रश भी हमारा प्लास्टिक का होता है, उसके बाद चाय बनाते हैं तो हमारी छन्नी भी प्लास्टिक की होती है, जिसमें हम चीनी रखते हैं वो डिब्बा भी प्लास्टिक का होता है, जिसमें चाय पत्ती रखते हैं जिस थैली में आता है वो भी प्लास्टिक का है, और आप जो खाते हैं वो सब लाते हैं आप थैली में हैं। और अब तो लोग टिफ़िन भी थैली का इस्तेमाल करते हैं, पानी की बोतल भी थैली की है, और प्लास्टिक ही आपके जीवन में हर जगह है। जिस कुर्सी पे बैठते हैं, जो टेबल है, हर जगह प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक। यानी आपके जीवन में सुबह उठने से लेकर पूरी दिनचर्या प्लास्टिक के एक जाल में उलझी हुई है। आपको जानकर बहुत तकलीफ होगी कि पूरी दुनिया में 300 मिलियन टन प्लास्टिक हर साल उत्पादित होती है, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि ये प्लास्टिक में सिंगल यूज़ प्लास्टिक ज़्यादा होती है, और इसके दुष्प्रभाव के तौर पर पूरी दुनिया में जो प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है उसने समुद्र में 70% प्लास्टिक पहुंच जाती है, और उससे जलचर थलचर सब प्रभावित हो रहे हैं और पूरा पर्यावरण हमारे जीवन को लील ला रहा है। और लगातार जिन बोतलों से हम पानी पी रहे हैं उससे माइक्रो प्लास्टिक जा रही है, जिन प्लास्टिक के मग से हम चाय पी रहे हैं उससे भी माइक्रो प्लास्टिक हमारे शरीर में जा रही है, और हम एक अनजाने दुश्मन को अपने साथ पाल रहे हैं, उसमें गाढ़ी कमाई हमारी लगी है। तो जागिए, और आपको और जगाने और आपको इसमें शामिल करने के लिए इस परिचर्चा को हम आज करने जा रहे हैं, क्योंकि आप जागेंगे तो देश जागेगा। तो बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। और वसुंधरा हमें फिक्र करनी है पूरी वसुधा की, क्योंकि प्रभु ने हमें जीवंत बनाया है, सक्षम बनाया है, बुद्धि और विवेक दिया है, और इसी बुद्धि और विवेक के बल पर आपने प्लास्टिक मुक्त बांदा को बनाकर एक प्रयोग किया, और उस प्रयोग से हम कुछ दाने निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इतने बड़े खतरे से लोग पूरी तरह जागते क्यों नहीं हैं? और बार बार हमारे देश में अब तो प्लास्टिक मुक्त करने के लिए कानून भी लागू है। 2016 से भारत सरकार ने 2 अक्टूबर से पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगा दिया कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे। फिर भी लोग ढूंढ रहे हैं, बनाने वाले बनाने के रास्ते ढूंढ रहे हैं, कानून का अनुपालन कर रहे हैं, दंड लगा रहे हैं, लेकिन लोग नहीं मान पा रहे हैं। कारण क्या? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारा जो जीवन है ना, और जो हमारी सोच है, जो हमारी आदत, हम लोग इजी गोइंग सोचते हैं। हम लोग इजी गोइंग करते हैं, सरल कर देते हैं हर चीज। हम लोग नहीं, हमारी आदत है, हमारी सोच है, हमारी आदत है कि जो इजी होगा उसी को हम अडॉप्ट करते हैं। ये मैक्सिमम लोगों की सोच है। तो इजी तो ठीक है, कहीं न कहीं ये जीवन को आसान बनाता है, ये ठीक है, लेकिन कहीं कहीं ये हमारे जीवन को इजी जितना बनाता है, जितना उसका लाभ होता है, उसका कई गुना हमें नुकसान भी दे देता है। बिल्कुल। और उस नुकसान में सबसे बढ़िया उदाहरण प्लास्टिक है। बिल्कुल। और प्लास्टिक जितना आपको सस्ता लगता है उससे ज़्यादा महंगा है, क्योंकि कैंसर की बीमारी प्लास्टिक एक अहम कारक है उसमें, और करोड़ों लोग कैंसर से जूझ रहे हैं। उनकी ज़िंदगी के अहम साल समाप्त हो रहे हैं, पूरी ज़िंदगी की कमाई समाप्त हो रही है। बहुत महंगी प्लास्टिक है, दिखने में सस्ती लगती है लेकिन बहुत कुछ ले रही है। नहीं, ये इसको आपने बड़े सिंपलीफाई कर दिया, इसकी ग्रेविटी इससे डाउन होगी। इतना नहीं है कैंसर। प्लास्टिक ने हमारे जीवन को मतलब संकटग्रस्त बना दिया, हमारे जीवन को जो है चारों तरफ से घेर लिया है। अब हमारे सामने निकलने का कोई रास्ता नहीं देख रहा है, जो कुछ लोगों को एहसास नहीं है। जल, जंगल, जमीन, ये 3 हमें जीवित रखते हैं, तो तीनों के लिए संकट। और तीनों का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है प्लास्टिक, वो हमारा मित्र है। हम कितनी मतलब ये विचित्रता देखिए, क्या विचित्रता देखिए कि जो हमारे लिए बड़ा अच्छा लग रहा है, इजी लग रहा है, और जो हमें जीवित रखता है, जो चारों तरफ से हमें पूजता पोसता है, जल जंगल जमीन, उसका वो दुश्मन। तो अगर जल जंगल जमीन का ये दुश्मन है प्लास्टिक, तो हमारा भी दुश्मन होना चाहिए। बिल्कुल, हमारा मित्र है। कितने बुरी बात है भाई। तो आज के बाद से आप चिंतन के साथ में इस पे निर्णय करेंगे कि पहला दुश्मन कौन? प्लास्टिक। और उस प्लास्टिक से मुक्त करेगा कौन? हम सब। और जब हम करेंगे तो कैसे, ये बड़ा सवाल है।
आपने कैसे किया? देखिए, ये प्लास्टिक को में 2 शब्द यूज होगा, रिसाइकिल एंड रिप्लेस। रिसाइकिल एंड रिप्लेस। तो रिसाइकिल का मतलब अब तक जो प्लास्टिक हमने पैदा कर दी उसको तो रिसाइकिल करके धीरे धीरे उसको खत्म करना है, पहली बात। और रिसाइकिल के लिए मटेरियल ना मिले, मतलब हम प्लास्टिक पैदा ना करें, कचरा, प्लास्टिक का कचरा, हम उसको रिप्लेस में जाएं। तो हमने जो काम किया है वो रिसाइकिल पे नहीं किया है। मैं डिंग नहीं मारूंगा कि हमने रिसाइकिल पे काम किया। हम रिसाइकिल पे काम नहीं किया, हमने रिप्लेस पे काम किया। एक एंड पे काम किया, दूसरे एंड पे काम नहीं किया। दूसरे एंड पे काम करने का समय नहीं था, विचार बना रहे थे कि कैसे वहाँ कोई कंपनी बुलाई जाए, कुछ टेक्निक्स लाए जाएं कि रिसाइकिल भी किया जाए, बट मैं उसमें काम नहीं कर पाया, विचार कर रहा था। हमने 1.5 साल में जो रिप्लेस पे काम किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। और रिप्लेस कोई नई चीज थोड़ी हम कि कोई जो है बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं। ये परंपरा में हमारे पास, हमारे सोच में, हमारे खून में, हम पहले क्या करते थे, थैली हुआ, हमारा बर्तन कितना था, लकड़ी, लोहा, पीतल का होता था, लकड़ी, लोहा, पीतल, मिट्टी का होता था। सारे बैग कपड़ों के होते थे, ठीक है, बोरे के होते थे। हमने नक्शेबाजी में और ईज के चक्कर में क्या प्लास्टिक को हर चीज से ले लिया। यही बात नहीं है। प्लास्टिक चूंकि वो इजी टू शेप अप होता है, वो रंगीन फूल नक्शेबाजी उसमें ऐसा कर दिया कि वो आप लेके चलोगे तो उसमें फूल होगा। नक्शेबाजी से भी लोगों को उसने अट्रैक्ट किया। इजी नक्शेबाजी और चीप। लेकिन ये इजी नक्शेबाजी और चीप तो हमें मिला, लेकिन हमारी जिंदगी के चारों तरफ संकट भी घेर लिया है। और इस जाल से अगर हम जल्दी नहीं निकले, क्या, अब मुझे इसका एहसास बहुत पहले से था। तो हमने जब 2018 में शुरू किया ये काम, 2018 अगस्त में मैं गया था बांदा। और आप सोचिए उस समय प्लास्टिक पे कोई ना चर्चा थी ना कुछ था, लेकिन मैं पढ़ता रहता था, मुझे एहसास था। मैंने 2-4 रिसर्च पेपर पढ़े थे कि ये प्लास्टिक समुद्र को खा गया है। जैसे धरती के ऊपर जनजीवन होता है, ऐसे समुद्र के अंदर भी कई दुनिया होती है। और वो समुद्र की दुनिया, ये जो धरती के ऊपर वाली दुनिया है, उसको सपोर्ट करती है खाने के रूप में, मिनरल के रूप में, दवाई के रूप में, रोजगार के रूप में, लाइवलीहुड के रूप में। अगर समुद्र के अंदर की दुनिया मरी तो वो सीधा हमें भी मरने के लिए मजबूर करेगी, क्योंकि वहां से जो सप्लाई है पूरा वो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, इन सब चीज़ों, समुद्र को बचाने के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं। और इसको मैं समुद्र डे पर, इस पर चर्चाएं होती हैं, रोज वर्ल्ड डे होता है, जैसे अभी इन्वायरमेंट डे था। मैंने इस पर काफ़ी कुछ पढ़ा, तो वहाँ से मुझे सेंसिटाइजेशन हुआ। और फिर मैंने जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है, इसको मैं पिछले 5-6 साल से पढ़ता हूँ, तो मैं वहाँ से सेंसिटाइज हुआ। लोग नहीं पढ़ते हैं इसलिए नहीं सेंसिटाइज। मैं पिछले 10 साल से अपनी ज़िंदगी से प्लास्टिक को ख़त्म कर चुका हूँ। ख़त्म मतलब खत्म तो नहीं कहूँगा, कम, काफ़ी कुछ 80% कम कर चुका हूँ, 20% बचा है। मैं मिट्टी के बर्तन में खाना, पत्तल में खाना, कुल्हड़ में चाय पीना, लकड़ी का बर्तन यूज करना, स्टील का बर्तन यूज करना, मतलब प्लास्टिक को अवॉइड करता हूँ। मैं किसी से नहीं डरता, मैं अपनी ज़िंदगी को बचाना चाहता हूँ। क्योंकि मैं रिसर्च पेपर अगर प्लास्टिक का कहीं कुछ छपता पढ़ता हूँ, अरे साहब वो रिसर्च में माइक्रो प्लास्टिक आ गया, 0.1 से ये हो गया, तो कैसे आया, वो झोले से आया, थाली से आया, फलाने से आया। तो ये लोग जो है अभी समझ नहीं रहे हैं, और अगर अब इसमें देरी करेंगे ना तो बहुत देर हो जाएगी, फिर ये दिक्कत हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। क्योंकि जो आपने समुद्र में प्लास्टिक की स्थिति की बात की है, तो पूरी धरती में 75% पानी है। और जब 75% पानी है तो उसमें पूरी दुनिया में जो 300 मिलियन मीट्रिक टन जो प्लास्टिक का उत्पादन होता है, उसका 75% हिस्सा समुद्र में जाता है। जरा अंदाज़ा लगाइए कि 200 मिलियन मीट्रिक टन से ज़्यादा प्लास्टिक समुद्र में हर साल जा रही है। और ये जो जाती है, एक तो वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है, जलचर के लिए जान का दुश्मन बनती है। उसके बाद उस प्लास्टिक के विघटन में हज़ारों साल लगते हैं, समाप्त नहीं होती। तो और जो वहाँ का तंत्र है वो बिगाड़ करके, और फिर तापमान जो इंक्रीज होता है उससे क्लाइमेट चेंज के संकट पैदा होते हैं। कई देश के, दुनिया के देश हैं जिनके हिस्से अब पानी में डूब गए हैं क्योंकि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ये सब जितने कारक हैं, इसके पीछे एक अहम कारक प्लास्टिक है। और उसमें अहम कारक हम लोगों का व्यवहार है, हमारा आचरण है, हमारी सोचने की जो तरीके हैं वो हैं। तो उसको बदलना होगा। और इसको बांदा में एक प्रयोग के तौर पर आपने बदला, अपने जीवन में बदला है। उसके परिणाम क्या मिले हैं वो आप बता रहे हैं। और हम चाहते हैं कि और जो उपाय समाज को सेंसिटाइज करने के लिए आपने बांदा में अपनाए वो भी बताएं।
हाँ, देखिए हमने क्या किया, हमने तो सबसे पहले एक आदेश जारी किया, भाई आप जिस विभाग में काम करते हो आपके नीचे वाले आपकी बात तो सुनेंगे ना। बिल्कुल सुनते हैं। और इसके लिए किसी शासनादेश की, किसी निर्देश की ऊपर से जरूरत नहीं है। बिल्कुल 2018 में हमें कोई निर्देश नहीं था, हमने एक चिट्ठी लिखी पूरे जनपद को कि मेरे जो भी बैठक होगी उसमें जो चाय होगा वो कुल्हड़ में आएगा, जो आप उसमें खिलाना पिलाने का देंगे वो किस में देंगे, दोने में देंगे, पत्तल में देंगे। जो बैठक करेंगे वो प्लास्टिक वाला वो फोल्डर नहीं होगा। मतलब मैक्सिमम यूज को, प्लास्टिक के यूज को ख़त्म किया जाए, घटाया जाए यथासंभव। बहुत जगह मजबूरी भी थी कि उस समय अल्टरनेटिव नहीं था। और फिर आपने आदेश तो कर दिया, अब आप वही काम कर रहे हो जो आदेश किए हो, तो कौन मानेगा। तो मैंने सबसे पहले अपने आचरण में मैं सब जगह, अगर मेरे सामने चाय बैठक कर रहा हूँ, वो चाय कप में आ गया तो मैं चाय नहीं पीता था। क्या वो धीरे धीरे ऑफिसों में माहौल बन गया, पेपर वालों को भी अच्छा लगा, पेपर वालों ने खूब छापा, प्रचार हुआ। कितना सिंपल चीज है। तो सबसे पहले मैं झोला लटका के खुद चलने लगा। जब मैं कपड़े का झोला चलाने लगा और प्लास्टिक को रोक दिया। झोला 100 ठू मंगवाया और सारे अधिकारियों को दिया। और जब मैं जाता था तो जैसे वो गांधी वाला झोला लटका के जाते थे, मैं एज डीएम जाता था वो सिंबलाइज करने के लिए। तो जब सबको पता लगता था कि डीएम साहब झोला, तो सब लोग झोला लेके ही मेरे बैठक में मेरे अधिकारी आते। तो जो चमड़ा वमड़ा बैग सब हट गया, ठीक, और कपड़े का थैला प्रयोग में आने लगा। ये तो हमने अधिकारियों के थ्रू ये मैसेज किया। फिर हम बड़े बड़े लोगों से, व्यापारियों से थैला लेते थे दान, जो भी 100-50 दे दें, अपना उस पर प्रचार का स्टिकर लगा लें दुकान का नाम, और उन्हीं के साथ उन्हीं के हाथ से मैं कहता था तुम इसको जहाँ बांटना चाहते हो, जहाँ बताओ वहीं चलूंगा। हो सकता है वो अपने किसी क्लाइंट के यहाँ उसी से लेता था और बंटवा देता था। तो इसको जब मैंने किया तो इससे क्या हुआ, रिप्लेसमेंट आया। मैंने कहा ना, मैंने रिप्लेसमेंट में काम किया। और फिर हमने कहा हर गाड़ी में, चाहे वो मोटरसाइकिल हो और चाहे 4 व्हीलर, उसमें 2 झोला होना चाहिए। इसके पीछे मेरा मकसद ये था, जैसे आप कुछ खरीदने जा रहे हो, सब्जी खरीदना है, कुछ खरीदना है, तो आप क्या करोगे, अगर झोला नहीं है तो प्लास्टिक में ले लोगे, लेकिन गाड़ी में अगर झोला पड़ा है तो खरीदोगे तो उसी झोले में खरीदोगे। अगर झोला नहीं तो ये नहीं होगा घर जाओ झोला लेके आओ तब खरीदो। तो इसके लिए हमने चेकिंग कराई वाहनों की, कहाँ, चौराहों पर। और जिस पर नहीं मिला झोला, ठीक है, पहले तो उनको एक झोला दे दिए, अपने पास वाला जो दान वाला, प्रोत्साहन हो गया। हाँ, प्रोत्साहन हो गया। और उनको इस बहाने हमने शर्मिंदा किया, भाई हमने कहा था, आपकी भलाई में कहा था नहीं। तो इस तरह से ये कुल्हड़ की पहले तो इनकी आदत धीरे धीरे परिवर्तन किया। अब कुल्हड़ का बर्तन, चाय वाला तो चल गया, अब बर्तन पे आए। तो सबसे पहले मैंने बर्तन अपने यहाँ शुरू किया, अपने डीएम घर का। मैंने अपने बंगले के जितने भी ये प्लास्टिक वाले थे सबको निकलवा करके मिट्टी के बर्तन मंगवाए। टू बी वेरी फ्रैंक, वहाँ मिट्टी का बर्तन नहीं था। क्योंकि अब कुम्हारों के जो काम हैं वो दिए तक तो सीमित है, लेकिन अब मूर्तियों तक भी हैं। लेकिन अब जो बर्तनों की उपयोगिता घरों में कम हुई तो इस वजह से उनका काम भी घटा है। अगर हम इस काम को करते हैं तो आजीविका और रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं, और वैकल्पिक जो संसाधन पहले से चलते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, उनको हम चलन में लाएं, ये हमें स्वाभाविक रूप से उपयोग में लाना है। हमने अपने तहसीलदार सदर से कहा, भाई एक बर्तन की इंतजाम करो। तो उसने पता किया, झांसी में एक बड़ी दुकान थी, उसको बुलवाया, और मंगल दिवस होता था, सारे अधिकारी और जनता आती थी, वहाँ दुकान लगवाई, और खुद वहाँ गए और सारे अधिकारी से कहा खरीदो, जबरदस्ती खरीदवाया। अब वहाँ से माहौल बना। फिर इसी बीच से, और मैं अब जो खाना खाया उसको फोटो भी छपवाया मिट्टी के बर्तन में खाते हुए, डीएम साहब मिट्टी के बर्तन में, जिससे एक माहौल बना। दूसरी बात यह है कि अब मिट्टी के बर्तन लोकल कैसे बने। तो त्योहार आ गया दिवाली का, तो जो कुम्हार लोग थे उनको मैंने अपने मीटिंग हॉल में एक मीटिंग बुलाई कि देखो हम ये काम कर रहे हैं, अब तुम्हारा रोजगार बढ़ेगा, अब तुम्हारी क्या समस्या। तो हम लोग कुम्हारी कला का एक पट्टा देते थे। तो हमने अपने एसडीएम से कहा, इनका पट्टा दो जहां उस योग्य मिट्टी हो, और इनको हर तरह का सहयोग दो। तो जब डीएम बुला के बात करा, और दिवाली के एक दिन पहले एसडीएम अपने अपने क्षेत्र के और मैं जिले में मिठाई लेके और फूल माला लेके उनके घर गए। किसके?
मिट्टी के बर्तन बनाने वालों के। हाँ, तो उससे क्या हुआ, उनके घर एक तो लेखपाल नहीं जाता था, डीएम जा रहा है, एसडीएम जा रहा है, मिठाई दे रहा है, माला पहना रहा है, फूल पहना रहा है, चारों तरफ हल्ला हो रहा, मकसद वो मार्केटिंग था। सम्मान और मार्केटिंग दोनों बात है, दोनों थे। इस तरह से उनको बूस्टअप किया कि लोकल पैदा होने लगे। इसी बीच में एक युवा ने सोचा इसमें तो रोजगार होगा, उसने एक दुकान ली और उसमें वो झांसी से मंगा के दुकान खोल दिया और उसका कहा उद्घाटन, तो मैं खुद उद्घाटन करने गया। मिट्टी उट्टी की दुकान छोटी होती है, डीएम हम कहाँ जाते हैं, मैं गया उद्घाटन किया, मेरे पास इसका वीडियो फोटो आज भी है। इसको तो मिट्टी के बर्तन को इस तरह से प्रमोट किया, रिप्लेसमेंट दिया। देखिए कितना सिंपल है। एक डीएम को ना इसके लिए कोई पैसा चाहिए, हम लोग कोई काम करते हैं तो कहते हैं पैसा लाओ, भैया बताओ इतना जितना बात बता रहा हूँ कहीं पैसा जरूर, ये सोच की जरूरत है, सोच और सकारात्मकता की जरूरत। हाँ, दूसरा अब दोना पत्तल बनाने वाले कहाँ हैं जिले में, पता लगा कोतवाली के सामने दोना पत्तल बनाने वाले बेचते हैं। हम कोतवाली के सामने जमीन पे बैठे 8-10 दोना पत्तल के पास गए, उनको भी मिठाई दिया, उनको फूल माला पहनाया और हमने कहा तुम और दोना पत्तल बनाओ क्योंकि तुम्हारी डिमांड में बढ़ाने वाला हूँ, हर फंक्शन में दोना पत्तल तो तुम्हारी मांग बढ़ेगी। वो खुश हो गए कि डीएम हमारे आया है, उनके यहाँ कोई जाता नहीं। तो इस तरह से दोना पत्तल वालों को भी प्रमोट किया। तो देखिए हमने क्या किया, पहले रिप्लेसमेंट की आदत डाली, फिर रिप्लेसमेंट कहाँ से वो सप्लाई होगा उसको भी प्रमोट कराया। तो ये दोना पत्तल और इसको इस तरह से हमने बनाने की कोशिश की। ये तो हो गया स्वभाव परिवर्तन, ये तो स्वभाव परिवर्तन हो गया। इसमें एक बात और करिए, फिर हमने अधिकारियों को लगा कि ये कैलकुलेशन ये कराइए प्लास्टिक जिले में आता कहाँ से है, उसी को रोको, सप्लाई ही रुक जाए, सप्लाई ही रुक जाए, मिलेगा नहीं तो लोग मजबूरी में विकल्प की तरफ जाएंगे लोग। तो फिर हमने इनमें जो व्यापारी लोग थे, व्यापारी के जो पदाधिकारी थे उनको बुलवाया। हमने कहा आप लोग देख ही रहे हो, तो वो लोग भी खुश थे कि अच्छी बात है। तो हमने कहा भाई आप लोग जो सब तुम्हारे व्यापारी हैं उन्हें व्यापारी ही तो चाहिए। तो अब वो प्लास्टिक बेच के कमाते थे, अब वो जो है झोला, कपड़े की थैली और झोला बेच के कमाए, केवल प्रोडक्ट ही तो बदलना है। तो फिर हमने उनके साथ बैठक की, उनके व्यापारियों के साथ बैठक की और पता किया कौन कौन बेचता है। उनको भी बुला के समझाया कि अगर आप पकड़े जाओगे तो थोड़ा सा हल्का सा गर्म भी किया कि अगर पकड़े जाओगे तो ये ठीक नहीं होगा और कार्रवाई होगी। एक बार छोड़ देंगे, 2 बार, लेकिन तीसरी बार नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हारे जो नेता बैठे हैं हमारी ना मानो इनकी मान लो, क्योंकि वो भी वही बात कह रहे थे जो मैं कह रहा था। तो इस तरह से प्लास्टिक की सप्लाई भी जिले में, क्योंकि अगर कोई चीज नहीं मिलती है ना तो आदमी उसका ऑप्शन की तरफ जाता है। कोरोना के दौरान हमने देखा है कि बहुत से विकल्प जब हमारे बंद हुए हैं तो हमने नए विकल्पों की तलाश की है और उस दौरान न केवल पर्यावरण बहुत बेहतर हुआ, हमारे जो क्लाइमेट में परिवर्तन भी देखने को मिले हैं, सुधार बहुत व्यापक दिखा है, हम सबके स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिला, हमारे जीवन में थोड़ी शांति, सुकून और बहुत सारा समृद्धि भी आई है। ये अलग बात है कि कोरोना का जो संकट है उसने बहुत से जीवन को लिया, लेकिन फिर भी सकारात्मक पहलुओं का अगर अध्ययन करें तो हमें लगता है कि अगर हम अपने अति दोहन को रोकेंगे, अपनी अति श्लाघा को रोकेंगे, बहुत ज़्यादा जो हम प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं उसको रोकते हैं तो परिवर्तन आता है। तो इस परिवर्तन में और क्या क्या करना है इसकी भी बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम वसुंधरा और मंच है रेडियो जय घोष। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप कार्यक्रम देख रहे हैं वसुंधरा और सुन रहे हैं हमें रेडियो जय घोष 107.8 FM पर, और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। और हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक मुक्त जीवन, प्लास्टिक मुक्त भारत के बारे में, क्योंकि भारत सरकार ने न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र के महाधिवेशन में इसको स्वीकार किया है कि भारत को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए भारत प्रयास कर रहा है, बल्कि हम सब के लिए इतना बड़ा खतरा है कि हम सबको ये संकल्प लेकर इसके विकल्पों पर काम करना होगा कि प्लास्टिक हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उससे हमें बाहर करना है और जितना न्यूनतम हो सकता है उसका उपयोग करना है, और अब तक जो आ चुका है उसको धीरे धीरे रिप्लेस करना है, जैसा कि आपने बताया कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हमें समाज में सहभागिता भी करनी है, सबके अंदर सकारात्मकता भी लानी है, सबको एकजुट करना है, क्योंकि आधुनिक समय में संघे शक्ति कलयुगे यही काम करेगा। हम अकेले करेंगे तो कुछ हिस्सा साफ होगा, कुछ बेहतरी आएगी, लेकिन जब सब मिलेंगे तो बड़ा परिवर्तन। तो आज चूंकि लोकतांत्रिक हमारा देश है, आपने एक जिलाधिकारी रहते हुए अपने जनपद के अंदर एक मॉडल दिया, इसमें अगर जनप्रतिनिधि भी सम्मिलित हो जाएं, इसमें अलग अलग संगठन, स्कूल, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये सब सम्मिलित हो तो कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हाँ, अब आपने जन सहभागिता और सभी स्टेक होल्डर को, क्योंकि देखो
ये प्लास्टिक किसी एक आदमी की समस्या नहीं है, नेशनल नहीं इंटरनेशनल समस्या है, इससे कोई बचा नहीं है, चाहे वो ये बिल्कुल कोरोना जैसे है। जैसे कोरोना आया तो सबको, हाँ, तो उसने 3 बात लगाई, क्या, डिस्टेंस बनाओ, मास्किंग करो, हाथ धुलो। तो चाहे वो अरबपति खरबपति हो, चाहे गरीब, तीनों को करना पड़ा। ठीक है, इसी तरह से ये प्लास्टिक का जो दुर्दशा है, ये गरीब अमीर सबके लिए एक समान है। तो इसमें सबको लगने की ज़रूरत है। और मुझे ये बताने में खुशी हो रही कि 2018 में जब हमने शुरू किया था, अब आज हम बैठे हुए हैं, मोटा मोटा 5 साल के करीब होने जा रहा है, बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया है इस इशू को लेके। यूनाइटेड नेशंस, इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो रही है, समुद्र का सब डिस्टर्ब हो गया, जल जंगल जमीन का, तो ये सीधा प्रभावित कर रही है क्लाइमेटिक चेंज को, वो पूरे जीवन को तहस नहस करने पे लगा है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक तरह से, बहुत तरह से हमें मार रहा है, जिसको कि हम देख नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अब आप देखिए, जैसे मैंने ये जो किताब लिखी है डायनेमिक मीडियम, इसका 3.10 चैप्टर जो है प्लास्टिक फ्री बांधा है। अब आप देखिए, मैंने कैसे, एक नजरे आलम साहब थे, मैंने उनका कैसे उपयोग किया। बिल्कुल, वो एक शायर, हाँ, एक शायर थे, वो हमारे लिए, हमारे हर काम के लिए शायरी लिखते थे। उसको मैंने अपनी किताब में लिखा, मैं बताना चाहूँगा। बीमारियों से सबको बचाएगी ये मुहिम, वातावरण को स्वच्छ बनाएगी ये मुहिम, डीएम की है अपील की जुड़ जाइए सभी, पन्नी को छोड़ झोले से जुड़ जाइए सभी। बिल्कुल, झोला एक समाधान होगा, क्योंकि झोला पहले तो जो सिंगल यूज प्लास्टिक है वो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, उसको रोक देगा, और झोला आपके लिए अन्य विकल्पों को साथ में रखने का आधार बनेगा। हाँ, अब मैं तो एज ए डीएम काम कर रहा था। ये आदमी हमारा, ये जो नजरे आलम साहब है, ठीक है, इसने अपने पोइट्री के थ्रू कंट्रीब्यूट किया लोगों को समझाने में। इसी तरह से हमारे जो दिमाग में वहाँ बात आई थी, प्लास्टिक फ्री स्टूडेंट, प्लास्टिक फ्री अधिकारी, प्लास्टिक फ्री घर, प्लास्टिक फ्री स्कूल, प्लास्टिक फ्री ऑफिस, क्या, प्लास्टिक फ्री इवेंट। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मेरे फादर की 2 साल पहले डेथ हो गई। अभी 24 अप्रैल को मैंने उनकी 2nd एनिवर्सरी करी। तो मेरा पहला घर वालों से ये अनुरोध था कि प्लास्टिक फ्री होगा। हमारे पास हमने काफ़ी लोगों को आमंत्रण दिया, उसमें कोई प्लास्टिक का यूज नहीं किया। कुल्हड़ मंगाया, स्टील में पानी पिलाया, कुल्हड़ में चाय पिलाई, दोने में जो पकौड़ी चाय जो भी कुछ था, हमने उसको प्लास्टिक फ्री किया। तो ऐसे प्लास्टिक फ्री इवेंट, प्लास्टिक फ्री सब कुछ हो सकता है क्या? अगर ये मैं कर सकता हूँ तो दुनिया क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती। और इसमें ना किसी सरकार की जरूरत है, ना किसी जियो की जरूरत है, ना किसी पैसे की जरूरत है। एक अच्छी नीयत, एक अच्छी सोच की जरूरत है। और जरूरत है सहकार की, क्योंकि सरकार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सहकार की ज़रूरत है। जब हम साथ साथ काम करेंगे तो एक विचार अनेकों का विचार बन जाएगा, और एक प्रयास अनेकों का प्रयास बन जाएगा, और हम अनेक हैं, इसलिए सबको मिलकर एक काम करना है कि देश को, अपने जीवन को, अपने घर को, अपने समाज को प्लास्टिक मुक्त बनाना है। इसके लिए आपको पहल करनी है, और जैसे उपाय आपने इस पूरी परिचर्चा में सुने हैं उन पर अमल करना है। और ये अमल अगर आप करते रहेंगे तो कल हमारा अच्छा होगा, लेकिन बेहतर कल के लिए हमें आज ठोस और बुनियादी काम करने होंगे। इसलिए अपने टू डू लिस्ट में इसको सम्मिलित करें, और जिस समय आप लिख रहे हैं, अगर कलम का भी विकल्प प्लास्टिक के इतर कुछ मिलता है तो उसे भी अपनाएं, और अपने जीवन में हर जगह से प्लास्टिक को दूर भगाएं। चलिए शुरुआत करते हैं आज से, अभी से, और अपने जीवन को प्लास्टिक मुक्त करते हैं। और एक और जो बड़ा काम है, वो पानी की बोतल जो आप लेकर चलते हैं, अगर वो भी प्लास्टिक की जगह कॉपर की होगी तो एक तो स्वास्थ्य के उसमें तत्व भी आपके शरीर को जाएंगे और प्लास्टिक से मुक्ति पा जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हीरालाल जी, हमारे इस कार्यक्रम में आने और अपने प्रयोगों को समझाने, बताने, और साथ में हमारे साथ बहुत से उपायों पर साझा करने के लिए। आशा है कि आपको इसमें बहुत कुछ मिला होगा, और आपने पहल करने की शुरुआत भी कर दी होगी, और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको मैं अभी से इसके लिए साधुवाद देता हूं कि आप ऐसी पहल को बढ़ाते रहें और सुनते रहें वसुंधरा। फिर मिलेंगे अगले अंक में, अगले विषय के साथ, अगले मेहमान के साथ। तब तक आप सुनते रहिए रेडियो जय घोष 107.8 FM। दीजिए अपने दोस्त राधेश्याम दीक्षित, हमारे आज के मेहमान डॉक्टर हीरालाल जी को विदा। नमस्ते। थैंक यू।